गुड मॉर्निंग एवरी ऑल माय स्टूडेंट। मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बांका की ओर से सभी का पुनः एक बार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए देखेंगे हम लोग कि कल जो हमारा भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया था और बहुत ही उन लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया। तो आज भी हमारा बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन चलेगा, तो आप लोग बने रहें, सफलताएं भी आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए आज का हम लोग जानेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो नोट करते जाइए, जो ऑफलाइन में छात्र मौजूद हैं और जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे यूट्यूब पर, तो वो देखें और समझें। और कहीं डाउट रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लिखिएगा कि भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रायद्वीप पाए जाते हैं। भारत के किस भाग में, नोट करते जाइएगा, भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रायद्वीप, प्रवाल द्वीप इसको लिख सकते हैं, प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोई बता सकते हैं? आंसर लिखिएगा लक्षद्वीप के निकट। क्या हो जाएगा इसका? लक्षद्वीप के निकट, है ना। नोट लिख लीजिएगा, यस में नोट नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा हमारा, ठीक है। तो बताइए आप लोग, क्वेश्चन बनता है इस प्रकार की, भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। कौन से वो भाग है हमारा? तो लक्षद्वीप का जो भाग पाया जाता है, इसके क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है? प्रवाल द्वीपीय भाग पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप, अब आता है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। आंसर इसका लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा, दक्षिण पश्चिम भारत में। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बनता है आपका क्वेश्चन कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। अब आता है कि लक्षद्वीप जो है उसमें द्वीप का जो संख्या है वह कितना है। क्वेश्चन लिखते जाइए कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। हो गया, बता सकते हैं कोई? लिखिए आप लोग आंसर 36 हो गया। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग अब जानेंगे, ये टोटल एक ही पॉइंट है हमारा, इसी पॉइंट से रिलेटेड सब क्लियर होगा। तो बताया आप लोग कि भारत के किस महा, है ना, या किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। अब आती है कि लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? दक्षिण है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में हमारा कौन सा सेक्टर है? लक्षद्वीप में अवस्थित है। अब पूछा जाएगा आपसे कि लक्षद्वीप में जो टापुओं की संख्या है वो कितनी है? 36 टापू है। कितने टापू है? 36 टापू कहाँ है? लक्षद्वीप में। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग पुनः जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। लिखिएगा कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक स्थित है। आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, कच्छ के रन में।
आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ। यहाँ लिखा हुआ है कच्छ के रन में, नोट लिखिएगा। कोरी क्रिक, कोरी क्रिक एक ज्वारीय क्रिक है एक ज्वारीय क्रिक है जो कच्छ के रन में स्थित है, जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है, यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्माण करता है। पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर? तो चलिए आप लोग बताइएगा कि कोरी क्रिक कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रन में। तो ये कच्छ के रन में क्या है? ये कोरी क्रिक स्थित है, जो कि कैसी भूमि है इसकी? दलदली। इसकी पूछ रहा है कि कोरी क्रिक की भूमि कैसी पाई जाती है? दलदली। दलदलीय पाई जाती है। और ये किसको बांटती है, सीमा का निर्माण करती है? भारत और पाकिस्तान के सीमा को क्या करती है? बांटती है, निर्धारित करती है। कौन? कोरी क्रिक। ठीक है, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखिएगा। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, भारत पाकिस्तान। भारत व हो गया, नोट लिखिएगा कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सर क्रिक कच्छ के रन में स्थित, सर क्रिक कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय दलदलीय क्षेत्र है। ज्वारीय दलदलीय क्षेत्र है। यह भारत और गुजरात, यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान, यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। पाकिस्तान के सिंध
प्रांत को क्या करती है? अलग करती है। हो गया। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच, मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। समुद्री सीमा को निर्धारण को लेकर है। समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण कायम है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण कायम है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण कायम है। क्लियर? तो बताइए आप लोग कि सर क्रिक विवाद जो है, क्वेश्चन अब बनता है, समझिएगा कि सर क्रिक विवाद जो है वो किन दो देशों के मध्य है ना? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है उसी का नाम है सर क्रिक विवाद। क्लियर? कि भारत और ये पाकिस्तान के बीच जो हमारा विवाद चल रहा है उसी विवाद का नाम है सर क्रिक विवाद है। जो कि ये किसको लेकर ये विवाद है? कच्छ के रण में स्थित 96 किलोमीटर ज्वारीय और दलदलीय क्षेत्र है। कच्छ के रण में क्या है? एक 96 किलोमीटर लंबा एक रण है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। जो कैसा क्षेत्र है? ज्वारीय और दलदलीय क्षेत्र है। इसी क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान में मुठभेड़ और विवाद चल रहा है। इसी विवाद का नाम है सरक्रिक विवाद। और ये क्या करती है? भारत, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को क्या करती है? अलग करने का कार्य करती है। किसको किसको? भारत के गुजरात सेक्टर और सिंध प्रांत और पाकिस्तान को क्या करती है? खंडित करती है, विभाजित करने का कार्य करती है। यही विवाद हमारा सर क्रिक विवाद के नाम से जाना जाता है, जो दो देशों के मध्य भारत एंड पाकिस्तान के बीच चलता आ रहा है। अंडरस्टैंड? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट बी। अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा, भारतीय द्वीपों में कौन सा भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारतीय द्वीपों में कौन सा भारत व श्रीलंका के मध्य है? आंसर लिखिएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम नोट लिखिएगा। लिखिए नोट, रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो बताइए आप लोग कि कौन सा ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? रामेश्वरम द्वीप जो है वो क्या है? भारत व श्रीलंका के बीच क्या है? स्थित, मध्य क्या है ये? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है।
बताया आप लोग कि एक ऐसा कौन सा द्वीप है जहां भारत का सबसे बड़ा नगर का निर्माण हुआ है। तो वैसा द्वीप का नाम है, आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, मुंबई। वैसा कौन सा द्वीप है? मुंबई। मुंबई। लिखिए आंसर। हो गया? क्या हुआ है ना? नोट लिखिएगा क्या? एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है, जो पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्र मुंबई के क्षेत्र से अधिक है। जो पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्र मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु मुंबई का क्षेत्रफल नगरीय दृष्टिकोण से पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से क्या है? अधिक है। तो अगर क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है इस बार भी बीपीएससी में, तो पूछ दिया जाएगा आपसे कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर कौन सा है जो क्या है वो एक द्वीप पर स्थित है। तो कौन सा नगर है? मुंबई। जिसका पहले नाम क्या था? बम्बई का ही नाम क्या बदल कर रख दिया गया? मुंबई। जैसे अभी प्रयागराज किसका नाम रखा गया है? इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया? प्रयागराज, है ना। उसी प्रकार पहले बम्बई, जिसको बम्बई कहा था उसको अब क्या बदल दिया गया? मुंबई। पहले दिल्ली का था, अब क्या कहते हैं आप लोग? दिल्ली, है ना। कलकत्ता का नाम क्या हो गया? कोलकाता, है ना। इस प्रकार सबका नाम क्या होता है? चेंजिंग होते हैं। कहता है किसकी? नगरों की क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मुंबई का किससे अधिक है? पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से क्या है? मुंबई का क्षेत्रफल नगरीय दृष्टिकोण से, कौन दृष्टिकोण से? ये नगरीय दृष्टिकोण से इसका क्षेत्रफल क्या है? पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से मुंबई का क्षेत्रफल अधिक हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो बताइए कौन सा है? आंसर लिख लीजिएगा। सालसेट हो गया। तो चलिए बोलिएगा आप लोग की पूछ दिया गया आपका कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सालसेट द्वीप जो है वो भारत का जो है सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, लिखिएगा। लिखिए कौन सा राज्य
क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल में क्या है? सबसे छोटा है। तो बताइए कौन सा है? देखिए, ध्यान देखिए पहले कि उत्तराखंड। लिखिएगा आंसर उत्तराखंड। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखिएगा, गुजरात की राजधानी कौन सी है? बहुत यूनिक क्वेश्चन है। गुड। गुजरात की राजधानी तो कहां हो जाएगा? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। समझ गए कि हमारा गुजरात का राजधानी है वो कहां है? गांधीनगर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। उनके 29 भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। कहां है बताइए? लिखिए आंसर हैदराबाद। तो पूछ देता है आप लोगों को कि भारत का 29वां जो राज्य है उसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद जो है भारत का कम्मा राज्य बना था? 29वां राज्य बनने वाला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। तो भारत का 29वां राज्य का राजधानी कौन सा हो गया? हैदराबाद। जो हमारा भारत का 29वां राज्य का राजधानी पूछ दिया आपका कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 29वां जिसका राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नोट लिख लीजिए। लिखिएगा नोट। 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निर्माण आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निर्माण अमरावती में हो रहा है।
26 जनवरी 2020 से छब्बीस जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 जो है हमारा कौन सा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताइएगा हमारे साथ, आप लोग पूछ देगा, आपका यहीं से बनता है हमारा कि भारत का 29वां राज्य की राजधानी कौन सा है? हैदराबाद है। और भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना ना, इसका कौन सा है? तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना। किससे कटकर बना? आंध्र प्रदेश से ये जो है कटकर क्या बन गया? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और पूछ देगा कि आंध्र प्रदेश जो विभाजित हुआ, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बन रही है? अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाए, है ना। अमरावती में क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। क्लियर। और अभी पूछा गया आपका कि जो है भारत में जो है 26 जनवरी 2020 में या 20 से भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? 28। एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश और 28 राजधानी। और ये जो है तेलंगाना किससे कटकर राजधानी बना? राज्य बना। आंध्र प्रदेश से कटकर ये राज्य बना। और 29वां राज्य का राजधानी कौन बन गया? हैदराबाद। तो हैदराबाद किसका राजधानी है? तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती। राज्यों की कुल संख्या 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। अंडरस्टैंड? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन हमारा चलेगा, लिखिएगा, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? बताइए कौन सा राज्य की सीमा नहीं छुएगा? झारखंड लिख लीजिएगा। नोट लिखिएगा। मार्कर को क्या हो गया यार, मार्कर लिखिए नोट। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि को छूती है। और झारखंड की सीमा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा,
छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश को छूती है। पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश को छूती है। हो गया। तो चलिए बताइएगा हमारा कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि मध्य प्रदेश से इसकी सीमा नहीं छूती है ना। और ये किसको छूती है मध्य प्रदेश की सीमा? देखिए यहाँ लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को क्या करती है, छूती है। कि झारखंड की सीमा को कौन कौन छूता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये उत्तर प्रदेश से किसका सीमा मिलता है? झारखंड का। बिहार और बोलते जाइए, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से हमारा ये बिहार की सीमा क्या करती है? बॉर्डर मिलती है, छूती है। समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर लिख लीजिएगा आप लोग 7। 2020 उसमें लिखाए थे। हर एक चीज कॉमन सेंस ध्यान रखना पड़ेगा। 26 जनवरी 2020 के अनुसार भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। 26 जनवरी 2020 के अनुसार। ठीक है। अब यहाँ आ रही है बात दूसरी। आप छात्र हैं बीपीएससी के, है ना, तो बहुत कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा नोट लिखिए इसका। भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लिखते जाइए। भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 जनवरी 2020 से 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से 2020 से दादरा नगर हवेली तथा दमन और द्वीप कर दिया गया।
गया ना। अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है, अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है, अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार है। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। तो बताइए आप लोग, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो बोलिए कि भारत में केंद्र शासित जो प्रदेश थे वो केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या थी? 7 थी। और पूछा जाएगा पुनः इसी क्वेश्चन को कि ये 26 जनवरी 2020 से भारत में कितने राज्य हो गए? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गया है ना। पुनः जैसे बढ़ा 26 जनवरी 2020 से दादर, नगर हवेली तथा दमन और दीव को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है ना। समझ गया। और जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत के अंतर्गत है वो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हमारा, उसका नाम क्या है? दिल्ली भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है। चंडीगढ़ भी हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है ये भी क्या हमारा केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में है। जम्मू एंड कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। एंड लास्ट में हमारा ये लद्दाख सेक्टर जो आता है चीन का, भारत और चीन का जो बॉर्डर है ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 1 2 3 4 6 7 एंड 8 ये सारे कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब आ गया आपके अंदर कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई, कितनी हो गई? 8 हो गई। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या कितनी है? 8 है। क्लियर? पहले कितना था? 7 था। लेकिन क्या किया गया? देख रहे हैं दादरा, नगर हवेली, दमन एंड दीव को भी क्या किया गया? बोलो, शामिल किया गया केंद्र शासित सेक्टर के अंतर्गत। तो चलिए आज का वीडियो हम पुनः इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस की ओर से तमाम ऑनलाइन और ऑफलाइन छात्रों से मैं पुनः विदा लेना चाहूंगा। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद। और अगर हमारा लास्ट में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूले। और कहीं भी वीडियो में डाउट रह गया हो तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि मैं पुनः इसी प्रकार आप लोगों की सेवा में जोश जुनून भरकर वीडियो लेकर आ सकूं। तो चलिए, धन्यवाद।